दोस्तों नमस्कार, मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजनीति पर। मंथन शुरू हो चुका है। ग्राउंड लेवल पर नेताओं ने जनता से संपर्क शुरू किया है। अभी पहले दौर में कई नेता सिर्फ सोशल मीडिया से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से मिल रहे थे, लेकिन पहली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्र ने सबके साथ आमने सामने बैठकर रूबरू होकर भगवान परशुराम की मूर्ति को लेकर अपना मंथन किया। इस बहाने राजनीति भी हुई, चर्चा भी हुई और मुद्दा भी उठा। कई लोगों ने खुलकर अपनी बात कही। नोएडा में हुए ब्राह्मण महासंघ के कार्यक्रम में जो सेक्टर 23 में हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 नेता इतने मुखर थे कि उन्होंने उस कार्यक्रम में अपनी भड़ास निकाली। जो भाजपा के पदाधिकारी रहे हैं अनिल शर्मा, वो अभी भी भाजपा में हैं और उन्होंने खुलकर भाजपा हाईकमान पर भड़ास निकाली। क्या कहा उन्होंने, सुनिए आप भी। भगवान परशुराम की 1993 से त्रिलोक भाई को पता है हम यहाँ चला अलग जगा रहे हैं समाज की, और आज हमें 27 से 28 साल हो गए। भारतीय जनता पार्टी में हमने क्या क्या नहीं करा है। जिले के उपाध्यक्ष के बाद हमें बढ़ने नहीं देते हमारे ही लोग। वो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे वोट नहीं मिलेगा। यदि उस समाज की वजह से वोट नहीं मिलेगा तो मर गया मिट गया, तो फिर क्या फायदा है ऐसे जनप्रतिनिधियों का कि जब शामली में बहन बेटियां पिट रही थी, थानों में उनके डंडे लग रहे थे और ये मौन धारण कर बैठे थे हमारे ब्राह्मण प्रतिनिधि। 58 विधायक, 14 सांसद, धिक्कार है ऐसे ब्राह्मणों पर कि जब ब्राह्मण बहन बेटियां थानों के अंदर पिट रही थी और ये अपने घर में अगले टिकट पक्के कर रहे थे। मेरे भाइयों, समझने की जरूरत है। मैं कहता हूं पार्टी मुझे कल निकाल दे, लेकिन ब्राह्मण समाज के लिए मुझे अपना सर भी कटवाना पड़ेगा तो मैं कुर्बान कर दूंगा, बलिदान कर दूंगा। दुख होता है जब शामली के अंदर 400 दबंगों की भीड़ 10 ब्राह्मणों के घरों पर हमले कर देती है। जब मैं भारत समाचार पर ब्रजेश मिश्रा जी के उसमें देख रहा था, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने परसों लाइव करा। मैंने सारी मर्यादा, यदि हिंदुत्व का मतलब ब्राह्मणों की हत्या है तो ऐसा हिंदुत्व नील पंडित को नहीं चाहिए। ब्राह्मणों के बलिदान के बाद कौन सा हिंदुत्व चलेगा? हमारा बलिदान तो मैं बताना चाहता हूं, सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है गौतम बुद्ध नगर की जिस जमीन पर मंत्री जी हम खड़े हैं, नोएडा के अंदर 1.5 लाख ब्राह्मण है। कोई हैसियत नहीं समझती पार्टियां, समझना चाहिए 1.5 लाख ब्राह्मण है। दादरी में 1,18,000 ब्राह्मण है। खुर्जा सिकंदराबाद भरा पड़ा है ब्राह्मणों से, लेकिन ब्राह्मणों की हैसियत कुछ लोगों ने ऐसी कर दी है कि ले जाके अकबर के दरबार में खड़ा कर दिया हमको। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी पीड़ा, पार्टियां आएंगी जाएंगी, समाज नहीं रहेगा तो हम कहां मुंह दिखाएंगे। हमारे 14-14 साल के बच्चों को घुटनों पर खड़े करके और पीछे एक 47 लगा के हमारे बच्चों की फोटो डाली जा रही है। डूब मरो ब्राह्मणों। हमें बड़ा धिक्कार होता है कि हम चंद्रशेखर आजाद और मंगल पांडे की संतान है। आजादी के 70 साल बाद क्या हम चूड़ियां पहन ली हमने? हमें फिर खड़ा होना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। लात मार देंगे उस सत्ता को जहां ब्राह्मणों के खून बह रहे होंगे। फिर मैं कहता हूं, मंत्री जी का साथ दो, मंत्री जी का साथ दो। मंत्री जी हमारे बीच में आज सब चीजों को छोड़ के आए। मैं देख रहा था बहराइच, पूर्वांचल, अवध, हर जगह मंत्री जी दौरे कर रहे हैं। यदि मंत्री जी के हम साथ नहीं खड़े हुए तो आने वाले समय में हम क्या मुंह दिखाएंगे? छोड़ दो ऐसे राष्ट्रवाद को, चाहे ब्राह्मणों की लाशों पर खड़ा हो राष्ट्रवाद। इसके बाद बारी आई ब्राह्मण महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। उन्होंने अभिषेक मिश्रा से सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि आपने पूरे प्रदेश में जो कार्यकारिणी बनाई है, कम से कम 10 से 15 जिलाध्यक्ष तो ब्राह्मण होने चाहिए थे। देखिए क्या पूछा उन्होंने, सुनिए आप उनकी बात। समाज के लोगों को भी उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि मैं कई दिन से इस पर विश्लेषण कर रहा हूँ। चाहे वो लोकदल हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो या दूसरी पार्टी, के ब्राह्मण के जो हमारे कार्यकर्ता हैं लगे हुए इतने दिनों से, उन्हें जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। तो समाज का भला कैसे होगा? जब तक राजनीतिक ताली ब्राह्मण समाज के हाथ में नहीं होगी, कोई भला होने वाला नहीं है। तो मेरा इसी आशय के साथ आपसे निवेदन है कि यदि वास्तव में
ब्राह्मणों का भला करने के लिए आप निकले, आपका स्वागत है। सब लोग आपकी आवाज पाएंगे, लेकिन इस ओर भी आपका ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों को आप जिला अध्यक्ष कम से कम 10-15 लोग। धन्यवाद। फिर बारी आई साहिबाबाद से पूर्व विधायक बहुजन समाज पार्टी के नेता अमरपाल शर्मा की। अमरपाल शर्मा ने कहा कि हम आपके साथ हैं, लेकिन भरोसा देना पड़ेगा कि आप विश्वासघात नहीं करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग सबसे ज़्यादा छले गए हैं। क्या कहा, सुनिए आप खुद अमरपाल जी की बात। हमसे पहले अनिल शर्मा जी बड़े ओजस्वी भाषण में बोल के गए, हमारे रिश्तेदार भी हैं, भाई भी हैं, बड़े ओजस्वी भाषण में कि समझे बिगड़ तिल्ली के आग लगी जाएगी। उससे बेहतर नहीं हो सकता। ये जज्बा होना चाहिए आदमी के अंदर, लेकिन जज्बा कैसे बने? बात इस चीज की है कि जज्बा बने कैसे। अकेले अनिल शर्मा तो उस जज्बे को पैदा कर नहीं सकते। जज्बा तो जब ही बनेगा जब हमें सबे लेके चलना पड़ेगा। हम सबको लेके चलेंगे। तो मेरा एक सुझाव आप लोगों को यह है कि आज भगवान परशुराम की जो मूर्ति लगने जा रही है उसके बारे में तो रोशनी डालेंगे हमारे भाई अभिषेक मिश्रा जी। मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जब ब्राह्मण समाज का कोई कार्यक्रम हो तो आपका कोई भी संगठन हो, उससे हमें मतलब नहीं है। आपका कोई भी दल हो, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर आपकी जरूरत है तो आप तुरंत बिगर बुलाए वहां पहुंच जाए। और उसका उदाहरण आपके सामने अमरपाल शर्मा खड़ा है। अमरपाल शर्मा को समाजवादी पार्टी में तो है नहीं भैया, लेकिन इसलिए शर्मा जी के साथ खड़े, मिश्रा जी के साथ खड़े कि समाज की बात है। और हमने सबसे पहले कहा कि आप आओ पश्चिम में, हमारी जिम्मेदारी है, चाहे भाजपा का होगा, चाहे बसपा का होगा, चाहे किसी कांग्रेस का होगा, तुम्हारे साथ जोड़ देंगे सबको तुम्हारे साथ जोड़ देंगे। लेकिन फिर वही बात आती है घूम के कि जोड़ तो देंगे, जोड़ने के बाद उनके साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए। ये बात हर वक्त कहेगा पश्चिम का मिश्रा जी, मैं आपको बता दूं, हर वक्त कहेगा, क्योंकि उन्होंने उनको हमेशा चला गया है और हम भी मोड़ा के चलने को हमेशा ही तैयार रहे हैं। मिनट से पहले अभी आपके बाद कोई और सच बात दिखा देगा तो उसका आपसे भी ज्यादा बढ़िया मंच सजा देंगे, क्योंकि हम चले हुए, हम आस में बैठे हैं कि यार कब कौन हमारे साथ लगे, कब कौन व्यक्ति समाज को दिशा दे। इस समाज की आज सबसे बुरी दशा है, इसमें कोई कहने का गुरेज नहीं करता मैं बिल्कुल भी। चंद लोग हमारे ऐसे हैं जो सही खान पान से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारे के अंदर धारणा गलत है। वो भी पैसे वालों को ही अपना ब्राह्मण भाई मानते हैं और जिसका थोड़ा सा सही रुतबा उसको ब्राह्मण भाई मानते हैं। जो लोग नॉर्मल हैं उनको वो ब्राह्मण भाई नहीं मानते। ये समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। हमें सबसे पहले सबको एक मानना पड़ेगा। जब तक हम एक नहीं मानेंगे, जब तक अपने अहंकार को नहीं त्यागेंगे, भाई हम किसी से कुछ लेने थोड़े जा रहे हैं। एक कारोबार कर रहा बिल्डिंग बनाने का, दूसरा कर रहा रोड़ी बदरपुर बेचने का, तीसरा कर रहा मोटरसाइकिल ठीक करने का, चौथा कर रहा है किराना का सामान बेचने का। उसमें तो नहीं लड़ते हम लोग, लड़ते हैं क्या? तो भैया ऐसे ही सब अपना अपना संगठन चला रहे हैं, लेकिन जब समाज की बात आए तो सारे संगठन एक जगह खड़े मिले तो ब्राह्मण समाज आगे बढ़ता है। कल एक वक्ता ने हमारे सामने कहा था कि भाई ब्राह्मण समाज के लोग नहीं वो संगठन बना के जो बात करते हैं। मैंने उनको उसी टाइम रोका कि अगर संगठन नहीं बनाओगे तो संगठित कैसे होगे? घर में बैठ के संगठित हो जाओगे क्या? अरे आज उसके बाद बारी आई समाजवादी पार्टी के नेता अभिषेक मिश्रा की। उन्होंने भी अपनी बात सूफियाना अंदाज में, कभी कविता में, कभी गज़ल में इस तरह प्रस्तुत की और उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं जिसको आने वाले 5000 साल तक ब्राह्मण इतिहास याद रखेगा। उनका लखनऊ में होगी मूर्ति, 108 फीट की होगी, कांस्य की होगी। और भी बातें बताई, क्या क्या सुनिए आप। कहीं न कहीं हम और आप आज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, तिरस्कृत महसूस कर रहे हैं, कहीं न कहीं शायद अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं। अगर न कर रहे होते तो आज सब अपना अपना काम कर रहा होता। कोई आदमी अभिषेक मिश्रा सुनने नहीं आता। अभिषेक मिश्रा कोई हैसियत नहीं, कोई जानता पहचानता नहीं हो। तो आपके परिवार का बेटा है, कोई छोटा किसी के लिए कोई कान पकड़ सकता है, कोई आशीर्वाद दे सकता है, इतना अंतर जरूर है। वो पीड़ा है क्या?
वो दर्द है क्या, वो कसक क्या है, वो चुभन क्या है, वो जरूरत क्या है, वो भाव क्या है, वो अभाव क्या है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आज हमारे आपके। और हम और आप जब बात कर देते हैं ब्राह्मण की, क्योंकि ब्राह्मण परिवार की आज मीटिंग है, भगवान परशुराम चेतना पीठ के तत्वावधान में मीटिंग रखी शैलू भाई ने, तो जब आज हमारे आपकी मीटिंग है, मुझे याद आ रहा है किसी ने लिखा, रश्मि रथी में लिखा है कि पूछो मेरी जात, जात की बात हो रही है, कि पूछो मेरी जात, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। पूछो मेरी जात, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से, देख सको तो देखो मुझमें चमक रहा तेज प्रकाश। देख सको तो देखो जो चमक रहा तेज प्रकाश, और मेरे रोम रोम में अंकित है सारा इतिहास। मेरे रोम रोम में अंकित है। हम ब्राह्मण कोई जाति का नाम नहीं है, ब्राह्मण एक विचारधारा है। ब्राह्मण ब्रह्म की सत्ता का एहसास है। ऋग्वेद के 10वें अध्याय में पुरुष सूक्त में जब लिखा गया तो वहां पहली बार ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल किया गया हमारे शास्त्रों में। पहली बार उसमें लिखा तो उसमें उन्होंने लिखा कि ब्रह्मा के मुख से जो पैदा हुआ और जिसको वाणी का और बुद्धि का आशीर्वाद और वरदान मिला, वो ब्राह्मण था। और हमारी व्यवस्था में ये इजाजत थी कि कोई भी ब्राह्मण हो सकता था। जन्म से तो बाद में हो गई व्यवस्था, उस समय आदमी पहले कर्म से ब्राह्मण होने का अधिकार था उसको। और ब्राह्मण हमेशा स्टैंड करता था एक्सीलेंस के लिए। जो काम करे, जिस नियत से करे, जिस तेज से करे, जिस जज्बे के साथ करे, जिस ईमानदारी के साथ करे, जिस आचार और विचार के साथ करे, वो ऐसा हो जिसका दुनिया में दूसरा कोई आदमी मुकाबला न कर सकता हो, वो ब्राह्मण की असली परिभाषा है मेरी नजर में। हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला, मेरा हमेशा से, मैं अपने आप को सरस्वती पुत्र मानता हूं, बड़ी कृपा रही सरस्वती मां की हम लोगों के ऊपर। धरती पे जिस चीज पे उंगली रख दी, आज जो संभव है धरती पे, चाहे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात हो, चाहे MIT की बात हो, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात हो, हर जगह पढ़ने पढ़ाने का मौका मिला। IIM अहमदाबाद जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने का मौका मिला। और वो सब कुछ छोड़ करके मैंने निर्णय लिया कि मैं राजनीति में आना चाहता हूं। मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, बॉस ने, तब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने कहा अभिषेक IIM अहमदाबाद की नौकरी मत छोड़ो, बड़ी नौकरी होती है, फिर मिले ना मिले। मैंने कहा सर, इसको अब जिस रास्ते पे चल रहे हैं, और उस रास्ते के लिए मैंने बड़ा परिश्रम किया था, मेरे जीवन भर की कमाई थी शालू भाई, वो जो मैंने प्राप्त किया था, बहुत परिश्रम करके। हिंदुस्तान में 2-4 लोग सिलेक्ट होते हैं उस कैटेगरी में, स्कॉलरशिप में सिलेक्ट होकर मैं गया था। और उसको मैंने एक निर्णय में ये छोड़ा, इस विचार को बना करके कि मैं जो करना चाहता हूं उसको व्यापकता अगर कहीं मिल सकती है, उसको अगर एक फैलाव मिल सकता है, उस सोच को अगर उड़ान मिल सकती है, तो शायद राजनीति वो प्लेटफॉर्म है जो वो मंच मुझको दे सकती है कि मेरा काम, मेरी काबिलियत, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी शिक्षा, मेरी विद्या, मेरा संस्कार जो मेरे माँ बाप ने मुझको सिखाया है, वो कहीं ना कहीं मेरे समाज के, मेरे देश के काम आ जाए। और वो छोड़ करके जब मैं चुनाव लड़ा, कोई नहीं जानता था चुनाव हम लोग जीतेंगे, कोई नहीं जानता था सरकार बनेगी, कोई नहीं जानता था कि मंत्री बनेंगे, कोई नहीं जानता था कैबिनेट तक पहुंचने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच है, माननीय अखिलेश यादव जी की सोच है। वो खोजते रहते हैं, आप मिलोगे, आप मिलोगे, आप मिलोगे, आप मिलोगे, तो कहेंगे कौन ये पढ़ा लिखे लोग राजनीति में आ जाए। उन्होंने कितने MBAs को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, डॉक्टर्स को, हम जैसे लोगों को ला करके राजनीति में टिकट दिया और राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज फिर मेरे जीवन में वही निर्णय दोबारा खड़ा हो गया है। और मैं बहुत गंभीरता से आपसे बात कर रहा हूं। मैं राजनीति इसलिए नहीं करता कि मुझे अपना घर परिवार चलाना है, माँ बाप का दिया बहुत कुछ है, अपना पुरुषार्थ, अपनी शिक्षा, अपनी विद्या का इतना है कि दुनिया के जिस कोने में रहूंगा उस कोने में 2-4-5 करोड़ रुपए साल का कमा लूंगा, इससे ज्यादा किसी को खाने पीने के लिए नहीं चाहिए होता, इतना बहुत है। और मेरी पत्नी भी मेरे साथ बराबर की पढ़ी हुई है, भगवान ने करे अगर कुछ हो भी गया तो वो अपना काम चला लेगी, घर परिवार चला लेगी, बच्चे पल जाएंगे। आज फिर वही निर्णय का मौका है मेरे लिए, जब मुझे यह निर्णय लेना है कि मैं अपने राजनीतिक लाभ की बात करूंगा या सामाजिक लाभ की बात सोचूंगा। कठिन निर्णय होता है बहुत बार,
क्योंकि जब आप बड़ी बात करने चलते हैं, जब आप बड़ा परिवार लेते हैं, मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि बेटा अगर 2 लोगों को परिवार मानोगे तो 2 की जिम्मेदारी निभा लोगे, 20 को मानोगे तो 20 की निभा लोगे, 200 को मानोगे तो 200 की निभा लोगे, और 2 लाख को परिवार मान लोगे तो भगवान ताकत दे देगा 2 लाख को निभाने की। इस कार्यक्रम में लगभग 100 लोग थे, जिसमें राजनीतिक दलों से जुड़े हुए ज़्यादातर लोग थे, जिनकी महत्वाकांक्षा तो थी, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी भूमिका क्या होगी यह भी समझ सकते हैं। सब प्रेशर टिकट को लेकर है कि समाजवादी पार्टी अगर गौतम बुद्ध नगर में टिकट का वितरण करती है तो क्या नोएडा, दादरी और जेवर तीनों सीट में किसी एक सीट पर ब्राह्मण को टिकट देगी, इस बात की गारंटी भी चाहते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुरुआत हुई, बात यह भी उठी कि जो पीठ ब्राह्मण चेतना परिषद जो बन रही है उसकी एक शाखा पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी खोली जाए और हर महीने तारीख तय हो और उस दिन अभिषेक मिश्रा यहाँ आएँ और वो लोगों की बात सुने, समस्या सुने, उन पर समाधान करें। मतलब कुल मिला के ब्राह्मण समाज को जोड़ने का दायित्व जो अखिलेश यादव ने सौंपा है उसको धीरे धीरे अभिषेक मिश्रा पटरी पर ला रहे हैं। नोएडा में हुए मंथन से एक बात साफ हुई कि 2022 की तैयारी, ब्राह्मणों को एकजुट करना, भगवान परशुराम की मूर्ति बनाना, ये सब शुरू हो चुका है। इस मामले में दूसरी पार्टी के लोग अभी ग्राउंड लेवल पर नहीं आए हैं। सोशल मीडिया पे घोषणा हुई है और अभिषेक मिश्रा ने कहा कि हम कृष्ण की भी मूर्ति बना रहे हैं क्योंकि वो भी भगवान हैं, हम भगवान परशुराम की मूर्ति बना रहे हैं क्योंकि वो छठवें अवतार हैं। राजनीति जबरदस्त हुई। जो कार्यक्रम हुआ उसका आयोजन प्रमोद शर्मा ने किया था और शैलेंद्र शर्मा ने किया था, जो सेक्टर 23 में रहते हैं। इस दौरान चांदी की 1 ईंट भेंट करने की भी घोषणा हुई और आने वाले दिनों में जो भी सहयोग होगा वो सबकी घोषणा हुई। पृष्ठभूमि तैयार है। ब्राह्मण राजनीति के लिए ब्राह्मण मंच सजने लगा है। कितने लोगों को संगठन में जगह मिलेगी, कितने लोगों को टिकट मिलेगा, ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल यह स्पेशल अभियान ब्राह्मण राजनीति को जोड़ने का नोएडा से शुरू हो चुका है। आने वाले दिनों में कांग्रेस भी, आप भी, बसपा भी और बीजेपी भी अपना अपना मंच सजाएंगे। उनके मंच पर क्या मिलेगा वहाँ भी लोग जाएंगे। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। धन्यवाद।